So hey everyone, Jai Shri Ram. Welcome back to the channel, guys. So today we are going to discuss the Glass Menagerie. ठीक है, ये this is a play, ठीक है, written by टेनीसी विलियम्स. एंड टेनीसी विलियम्स यहाँ पे नरेटर हैं जो कि टॉम का रोल निभाएंगे. मैं आपको धीरे धीरे ले चलूँगी. मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देती हूँ उस चीज़ का कि आखिर स्टोरी में है क्या. पहले हम ये जानेंगे, फिर हम पर्टिकुलरली 7 सीन्स को डीप में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि आखिर इस सीन में क्या था, है ना. मैं कुछ कुछ लाइन्स के कोटेशंस दे दूंगी आपको ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, ऑफ कोर्स फॉर योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, है ना. टिक द करेक्ट आंसर है तो कोई बात नहीं, आपको बस मेजर चीज़ें याद रखनी है. और अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो भाई आपको हर चीज़ पे ध्यान देना ही पड़ेगा. ठीक है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, सो देखो जो ग्लास मेनाजरी है ना वो टेनीसी विलियम्स ने लिखे हैं जो कि एक अमेरिकन प्ले राइट है. ओके ये मेमोरी प्ले है. मेमोरी प्ले समझते हो. ओके इसमें क्या है ना कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि टेनीसी विलियम्स की लाइफ से ही लिया गया है. उन्होंने उस कैरेक्टर्स को नाम दे दिया है अलग से. बाकी वो उन्हीं की स्टोरी है जो आप इसे पढ़ने जा रहे हो. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टॉम को वो टेनीसी विलियम्स खुद दिखा रहे हैं कि वो टॉम जो है वो खुद वो है. टॉम इज अ नरेटर एंड ही इज अ कैरेक्टर ऑफ अ प्ले. एंड उस प्ले में टेनीसी विलियम्स अपने आप को शो कर रहे हैं. ठीक, अच्छा ठीक है. ये पब्लिश हुआ था 1944 में. और देखो टेनीसी विलियम्स का पेन नेम जो है टेनीसी विलियम्स है, उनका एक्चुअल नेम है स्टूडेंट्स थॉमस लैनियर विलियम थर्ड. ठीक है ना. अब चलिए शुरू करते हैं. देखो दोस्तों 4 कैरेक्टर्स हैं मेजर. पहला है टॉम विंगफील्ड. इनके पिताजी जो है ये पूरे परिवार को छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि वो फैमिली बर्डन और नहीं झेल सकते थे और वो चले गए. ठीक. अमांडा जो टॉम की मदर है. ओके देखो मैं कितनी गलत चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे. देखो अमांडा विंगफील्ड के आगे ना प्लूरियोसिस लिखा है स्टूडेंट्स. आई थॉट कि मैं लॉरा विंगफील्ड के आगे लिख रही हूँ, तो लॉरा के आगे आप लोग प्लूरोसिस लिख देना. अमांडा उनकी मदर है, इनके आगे कुछ भी नहीं जाएगा ना. कुछ मिस्टेक्स है पीपीटी में जो मैं एक के बाद एक क्लियर करते हुए चलूंगी. सेटिंग रखी गई है सेंट लुइस की. ठीक है. और इसमें क्या था कि जो हमारी लॉरा है वो रूबिकैम बिजनेस कॉलेज में पढ़ती है. देखो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. जो कॉलेजिनिस लिखा है, प्ले लिखा है. आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर ऑल दो स्पेलिंग मिस्टेक्स गाइज. नीड टू चेक फॉर वंस. मैंने गलती कर दी एक बार, पीपीटी को नहीं ध्यान से देखा, सॉरी. देखो बेसिकली ना इसमें जो कैरेक्टर है टॉम जो कि नरेटर भी है, ठीक है, जो कि विलियम खुद है. उसकी हिस्टोरिक मदर अमांडा मदर है टॉम की. लॉरा की मदर है. लॉरा जो है लॉरा वो रोज है, यानी जो टेनीसी विलियम्स है उनकी एक सिस्टर थी, वो रोज थी. और उस रोज को इन्होंने इस प्ले में लॉरा का नाम दिया है. ठीक है. ठीक है. लॉरा का एक हाई स्कूल क्रश था जिसका नाम है जिम ओ कॉनर. और एक डेस्टिनी कह लो या फिर कुछ भी कह लो ऐसा कि जिम ओ कॉनर ही वो लड़का है जो लॉरा के घर पे आया था. लॉरा उसको पहचान रही थी पर जिम उसको नहीं पहचाना था. आफ्टर दैट शी हैड अ कन्वर्सेशन विथ हिम ऑल्सो. ठीक है. ओके तो बेसिकली क्या होता है ना, लॉरा जो है उसको प्लूरियोसिस हुआ रहता है. अब मैं बोलूँ प्लूरियोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक डिजीज है. ठीक है ना. और जिम ओ कॉनर उसको ब्लू रोजेस बुलाए, यानी लॉरा को ब्लू रोजेस बुलाने का रीजन एक तरीके से चिढ़ाना था कि उसको प्लूरियोसिस हुआ था, तो लॉरा को उसने ब्लू रोजेस बुला दिया. लॉरा को वो चीज़ें अच्छी लगी कि somebody is calling her blue roses, but वो ब्लू रोजेस बाई लव नहीं था. इट इज़ बाई बोल सकते हो कि चिढ़ाने के पर्सपेक्टिव से था वो चीज़. ठीक है. दैट इज प्लूरोसिस. प्लूरोसिस इज अ डिजीज ऑफ लंग. ठीक. जिम ओ कॉनर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो उसका हाई स्कूल में रिलेशनशिप था जिसका नाम था इमाइली. EMILY. आई हैवंट मेंशन दिस इन द PPT ऑल्सो, सो आई एम सॉरी. ठीक है. ओके उसके बाद जिम ओ कॉनर जो है, अब तो अभी बताना अच्छा नहीं लगेगा ना, अब हम सस्पेंस क्रिएट करेंगे. पूरी स्टोरी का अभी डिस्क्रिप्शन दे दें आपको. अरे यार सब कुछ पहले क्यों बता दिया है ना, मैम भी अजीब ही है. अच्छा चलिए शुरू करते हैं.
देखो स्टोरी का सोल क्या है स्टोरी में। देखो बेसिकली है क्या कि जो अमांडा है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी मदर है ना। है क्या कि जो अमांडा का जो पति है वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी से भाग गया, ठीक है, वो भाग गया। उसके बाद उसने एक मैसेज छोड़ा, ठीक है, उसने एक लेटर लिखा और आप सिर्फ 2 वर्ड का उसने एक मैसेज दिया था, हेलो एंड गुड बाय, विदाउट एनी एड्रेस कि अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, नथिंग। उसने जो मिस्टर विंगफील्ड थे, उनका नाम नहीं दिया हुआ है, मिस्टर विंगफील्ड, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी, हेलो एंड गुड बाय, दैट्स इट इन द होल मैसेज। तो हुआ क्या, जब परिवार को छोड़कर चले गए अमांडा के जो पति, तो अमांडा वॉज वेरी कंसर्न अबाउट इट, ठीक है। टॉम जो है वो स्मोक भी करता था। टॉम एक नौकरी करता था शू फैक्ट्री में, जहाँ पे क्या है कि टॉम पोइट्री वगैरह लिखता था, है ना। और उसके बाद टॉम को अमांडा जो है हमेशा बोलती रहती थी कि लॉरा के लिए कोई एक जेंटलमैन खोज कर लेकर आओ जिससे हम उसकी शादी करा दें और वो सेटल हो सके। यूजुअली एक पेरेंट का ये सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, क्यों पता है, क्योंकि अमांडा को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉरा को कोई लड़का ना मिले, कोई उसको अप्रोच ना करे, किसी से उसकी शादी ना हो और फिर वो पूरी जिंदगी एक पुअर ओल्ड मेड बन के रह जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बिकॉज पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि हम कितने ही समय तक इसके साथ रह पाएंगे, उसके बाद ये अकेली पड़ जाएगी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। देखो जो मिस्टर विंगफील्ड थे ना, उनका ये था कि उनको घूमना है, उनको एडवेंचर वाली ज़िंदगी चाहिए थी। वो पूरे परिवार को लेकर चल नहीं पा रहे थे, उनका बर्डन उससे हो नहीं रहा था और वो छोड़कर पूरे परिवार को चले जाते हैं। अमांडा थोड़ी सी डिफरेंट है। अमांडा को क्या है ना कि अमांडा इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज नॉर्मल पीपल, है ना, जिसकी वजह से ही अमांडा का जो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहने का रीज़न भी वही है कि वो थोड़ी सी दूसरों से डिफरेंट है, फ्रेजाइल है। तो कहीं ना कहीं उसको, जैसे अगर मान लो कि आप में कोई डिफेक्ट होता है, एक बहुत ही छोटा सा डिफेक्ट भी होता है, व्हाट इफ आपने कभी नोटिस किया किसी किसी का कान बहुत ज़्यादा आगे की तरफ होता है ना, तो सब लोग उसको चिढ़ाते हैं कि देखो इसका कान तो बंदर की तरह है। यूजुअली छोटे पे बहुत होता है ये चीज़, क्योंकि आई हैव सीन समबडी इन माई क्लासरूम, उसका नाम प्रशांत था, आई वॉज वेरी यंगर और मैं 2 या 3 में थी, आई मेट हिम, हम लोग साथ में बस में जाते थे एंड उसका कान जो है ना थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड था ना, तो एवरीबडी यूज्ड टू से दिस कि अरे देखो मंकी मंकी, तो सारे छोटे में उसको चिढ़ाते थे, उसको बुरा भी लगता था। मैं ये चीज़ फील कर पाती थी क्योंकि मैं देख लेती थी उसको बस में, ही वॉज लुकिंग वेरी सैड एंड अनहैप्पी। तो मैंने यही बोला ना, उसकी वजह से आप सोचो कि इस चीज़ को लेके उसको छोटे पे ही अगर ये चीज़ चिढ़ाई गई है, तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो जब 4 लोग के सामने निकलेगा ना, तो उसको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। उसको लगेगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, लोग मुझे जज करेंगे, पीपल विल से कि कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट ऑटोमेटिकली ब्रिंग इनसाइड द किड कि यार मैं तो दूसरों से अलग हूँ, है ना। वैसे ही लॉरा थी, वो बहुत ही शाई नेचर की लड़की थी, वो कभी कुछ नहीं बोलती थी, वो हमेशा चुप रहती थी, बहुत कम बोलती थी, ठीक है, ओके। अब स्टोरी में होता क्या है कि अमांडा हमेशा टॉम को प्रेशराइज करती रही कि प्लीज़ अपनी बहन के लिए कोई तो खोज ले आओ। यूजुअली जब भी वो डिनर करता था, जब एक बार टॉम जो है अमांडा के साथ बैठा हुआ होता है और वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है, ठीक है, खाना खा रहा होता है, तो अमांडा उसको ये कहती है कि तुम्हें पता है कि धीरे धीरे खाने से कितने फ़ायदे होते हैं, जल्दी जल्दी जो तुम खा रहे हो वो मतलब अच्छी बात नहीं है नॉल। वो उस पर एक लेक्चर दे देती है, जिसके बाद टॉम एकदम गुस्से में उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, बिल्कुल उसके बुलाने पे भी वो नहीं आता, स्मोक करने वो चला जाता है। फिर जब वो स्मोक करने के लिए बाहर जा रहा होता है तो अमांडा कहती है कि पता है तुम ये जो स्मोकिंग कर रहे हो उसका तुम्हें क्या क्या कॉस्ट भुगतना पड़ेगा। फिर एकदम टॉम का गुस्सा चढ़ जाता है यार, और फिर वो अमांडा को बहुत कुछ बोल भी देता है, जो मैं आगे आपको स्टोरी में समझाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ है कि जो लॉरा है उसका रूबिकैम बिजनेस कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया था, जहाँ पे उसको टाइपिंग वगैरह सिखाया जाता था। पर हुआ क्या कि लॉरा को वहाँ जाना पसंद नहीं था, वो एक भी दिन वहाँ पे नहीं गई। उसके बाद जब मीटिंग हुआ कॉलेज की, यूजुअली जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो जब अमांडा गई तो उसको शर्म से उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे पता चला कि लॉरा रोज़ कॉलेज के टाइम के लिए निकलती है और वापस भी आ जाती है छुट्टी के टाइम पे, लेकिन लॉरा एक भी दिन कॉलेज गई ही नहीं, ठीक है।
तो लॉरा उसको रिप्लाई देती है कि देखो मैं इधर उधर घूम रही होती हूँ, कभी मैं जू चली जाती हूँ, कभी मैं कुछ चली जाती हूँ, मैं मतलब नहीं, आई डू नॉट यूज टू गो टू द कॉलेज। ओके, चलिए अब फाइनली इतनी सारी ऊपर ऊपर से बताने के बाद सीन वाइज डिस्क्रिप्शन करेंगे आराम से, एक एक चीज़ें समझेंगे कि क्या सीन था वहाँ पे, बैकग्राउंड क्या थी, अपने आप आपको सीन वाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो सीन है, द सीन्स ओपन ऑन अ लिविंग रूम। तो ये जो अब सिंपल सी बात है कि फादर नहीं है, एक टॉम है जो कि कमाने वाला है, उसको भी इतनी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो एक शू फैक्ट्री, आई मीन शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करता है। एंड तो द फैमिली लिव इन अ वेरी पुअर स्मॉल अपार्टमेंट। ठीक है, विंगफील्ड जो अपार्टमेंट जिसमें रहते थे वो लोग, वो बहुत ही छोटा सा था, और वो जो लिविंग रूम था वही लॉरा का क्या था, स्लीपिंग रूम भी था। वहीं पे लॉरा रहती थी और अपने ग्लास मिनाजरी को उसने रखा हुआ था। अब बच्चे सोचते हैं कि यार ये ग्लास मिनाजरी आखिर है क्या, बट नोबडी विल सर्च इट ऑन गूगल कि आखिर है क्या, है ना। हमने टीचर्स जाके सिंपली पूछ लेते हैं, दे यूज्ड टू टेल अस कि अच्छा अच्छा ये होता है, बट यू नो व्हाट, द ग्लास मिनाजरी इज द कलेक्शन ऑफ ग्लासेस ऑफ एनिमल्स हियर। यहाँ पे ग्लास मिनाजरी क्या है ना, जिससे आपको ग्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रखे होंगे और जिसका आपने एक अच्छी सी सेट बनाकर एक कलेक्शन बनाकर रखा हुआ है। तो जो लॉरा थी उसके पास बहुत तरीके के एनिमल्स के कलेक्शन थे जो कि कांच के थे। दीज आर ऑफ ग्लास, सो दैट इज व्हाई द नेम इज द ग्लास मिनाजरी। और जो ग्लास मिनाजरी में एक बहुत डिफरेंट चीज़ें थी, यूनिकॉर्न रखा हुआ था, जिसकी हॉर्न मतलब जिसका जो यूनिकॉर्न देखा है ना कभी, तो उसके आगे माथे पे क्या होता है, ऐसा क्या बोलते हैं उसे, हॉर्न टाइप निकला होता है, तो वो उसके पास था। दैट इज सो डिफरेंट, दैट इज सो यूनिक फ्रॉम ऑल द एनिमल्स ओवर देयर। ठीक है, अब चलिए सीन 1 शुरू करते हैं। द सीन्स ओपन ऑन अ लिविंग रूम ऑल्सो सर्विंग एज अ स्लीपिंग रूम फॉर लॉरा विथ न्यूमरस ग्लास एनिमल्स। और वहाँ पे क्या था, पिक्चर थी उनके पिताजी की जिन्होंने पूरे परिवार को छोड़ के जा चुके थे, और एक डायग्राम था ऑफ जो टाइपिंग लर्न कर रही थी वो बेसिकली, तो एक टाइपराइटर और टाइपिंग लर्न करने वालों का एक डायग्राम भी बना हुआ था जो दीवार पे ऐसा चिपका हुआ था। तो डिस्क्रिप्शन दे दिया लिविंग रूम का यहाँ पे ओपनिंग सीन में। चलिए, टॉम इंटर द स्टोलिंग एक्सेस द फायर एस्केप एंड डिलीवर्स अ शॉर्ट स्पीच डिस्क्राइबिंग द सोशल कंडीशन ऑफ 1930s। इसमें बेसिकली वो नरेट कराता है, बिकॉज यहाँ पे वो 2 रोल प्ले करता है, एक नरेटर का और एक जो टॉम एज अ कैरेक्टर का। Tom's speech over the interior lights up. The Amanda and Laura are seen seated at drop leaf table. They wait for Tom to come to the dinner. तो बेसिकली टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिनर का टाइम है। लॉरा एंड अमांडा दोनों बैठे हैं, दे आर वेटिंग फॉर टॉम कि वो भी आएगा, है ना। दे कैन नॉट ईट विदाउट हिज सेइंग ग्रेस। टॉम जो है ना वो ज्वाइन करता है उनको। फिर अमांडा कहती है कि देखो तुम अपने मुंह में इतनी जल्दी जल्दी खाने को ठूसो मत, ठीक है, आराम से खाओ। शी टेल्स हिम अबाउट द बेनिफिट ऑफ क्वाइट एंड रिलैक्सिंग ईटिंग। वो कहती है कि देखो तुम अगर धीरे धीरे खाओगे, रिलैक्स होके खाओगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। टॉम बहुत ही चिड़चिड़ा जाता है, इरिटेट हो जाता है, एनॉय हो जाता है एट दिस अनकॉल्ड फॉर लेक्चर, जो कि उसकी माँ उसको लेक्चर दे रही होती है, और वो अपना एक्सप्रेस करता है डिसप्लेजर एट हर मेकिंग हिम रश थ्रू मील्स विथ यू हॉकलाइन अटेंशन टू एवरी बाइट आई टेक। सो बेसिकली वो बहुत इरिटेट हो जाता है, जैसे ही वो खाने बैठता है वो बहुत इरिटेट सा हो जाता है। जब उसकी मदर उसको लेक्चर दे रही होती है तो वो कहता है विथ यू हॉकलाइन अटेंशन टू एवरी बाइट आई टेक। ठीक है, तो इमोशंस उसके उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, पीक होते हैं। टॉम खड़ा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, लुकिंग फॉर अ सिगरेट। लॉरा राइजेस टू, लॉरा भी खड़ी हो जाती है, लेकिन अमांडा उसको कहती है कि चुपचाप बैठो, ठीक है, बट अमांडा एडवाइज हर टू स्टे फ्रेश फॉर जेंटलमैन कॉलर्स। लॉरा सेज शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी जेंटलमैन को। अब देखो अमांडा का वही रवैया चालू हो जाता है। लॉरा से वो कहती है कि आर यू एक्सपेक्टिंग एनी जेंटलमैन कॉलर और नॉट। तो यानी वो बेसिकली बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है कि नहीं जिसको तुम अप्रोच कर रही हो कि नहीं, जो तुम्हें अप्रोच कर रहा है कि नहीं, है कोई ऐसा। तो लॉरा कहती है कि देखो मैं किसी भी जेंटलमैन को एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। और अमांडा फिर उसे अपने बारे में बताती है कि पता है
शी यूज टू रिसीव कॉलर्स समटाइम एज मेनी एज 17, ठीक है। समटाइम दे वरंट चेयर्स इनफ टू अकोमोडेट ऑल। वो कहती है कि कभी कभार तो मुझे 17 जेंटलमैन कॉलर्स का ऐसे अप्रोच करते थे लोग मुझे, 17 कभी कभार लड़कों मुझे अप्रोच किए हैं, एंड इतने ज़्यादा हो जाते थे वो कि चेयर्स ही नहीं होती थी उन सभी को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों से वो कहती है कि पता है यंग गर्ल्स वर डिफरेंट इन दोज टाइम्स देन दे आर नाउ। वो कहती है कि उस समय की लड़कियां ना आज समय की लड़कियों से बड़ी डिफरेंट थी। दे न्यू हाउ टू टॉक एंड पोजेस्ड अ निम्बल विट एंड टंग टू मीट ऑल ओकेजन्स। वो कहती है उन्हें बात करने बहुत अच्छे से आती थी। उसकी मेमोरी जो होती है उसे पास्ट डेज की पोर्ट्रे कराती है, पिक्चर अबाउट पीपल एंड प्लेसेस। लॉरा इंटरप्ट हर, वो पुराने ज़माने की बात करने लगती है। पता है हमारे ज़माने का टाइम ही कुछ और था, है ना। उस टाइम पे लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे, वो लगती है बताने। फिर लॉरा उसको थोड़ा बीच में रोकती है और कहती है कि अमांडा टेल हर टू प्रैक्टिस हर, हाँ लॉरा इंटरप्ट हर टू से दैट टेबल नीड्स टू बी क्लियर। जो कहती है टेबल साफ करना है, कि जो वो लोग खा रहे होते हैं उसको बोलती है। तो अमांडा उसको कहती है कि क्या तुम अपनी टाइप राइटिंग का प्रैक्टिस कर रही हो कि नहीं। तो लॉरा से शी इज़ नॉट गोइंग टू रिसीव कॉलर। अमांडा रिस्पॉन्स टू इट लेस्ड विद डिस्पेयर एंड सरप्राइज। तो बेसिकली वो ये सारी चीज़ें बोलती है कि तुम अपनी टाइप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हो कि नहीं थोड़ी बहुत। उसके बाद वो कहती है कि जेंटलमैन कॉलर्स फिर से वो वापस आते हैं। तो वो कहती है कि मुझे कोई भी जेंटलमैन कॉलर का अभी तक कोई अप्रोच नहीं आया है, नेवर। तो मतलब अमांडा बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि इसकी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं है, किसी ने भी इसको अप्रोच नहीं किया क्या, नॉट वन जेंटलमैन कॉलर। इस तरीके से वो क्वेश्चन करती है। इट कांट बी ट्रू। वो कहती है ये सच नहीं हो सकता। लॉरा उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह इतनी पॉपुलर नहीं हूँ, ठीक है। यू आर लाइक यू वर इन द ब्लू माउंटेन। द फियर दैट शी वुड रिमेन एन ओल्ड मेड हॉन्ट द मदर एंड डॉटर। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो जाए कि इसकी लाइफ में कोई लड़का ना हो जिससे इसकी शादी कभी ना हो और बस ऐसे ही वो रह जाए और बूढ़ी मेड बनकर रह जाए। इस तरीके के जो विचार थे वो मदर एंड डॉटर दोनों को एक टेंस कर देते थे, ठीक है। ओके चलिए अब सीन 2 में चलते हैं। आई होप आपको सीन 1 समझ में आया हो। सीन 2 में क्या होता है, इसमें ब्लू रोजेस को ओपनिंग में स्क्रीन में दिखाया जाता है। अब देखो लॉरा इज सीटेड क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग हर कलेक्शन ऑफ ग्लास एनिमल्स। सो लॉरा जो है अपनी ग्लास कलेक्शन को पोंछ रही होती है, साफ कर रही होती है। And when she hears footstep on fire escape, she hurriedly conceals the bowl of her glass animal and sits before her typewriter, pretending as she was practicing. तो पहले तो लॉरा क्या करती है, अपनी ग्लास एनिमल्स को साफ कर रही होती है और जैसे ही वो सुनती है कि उसकी मदर का पैरों की आवाज़ें आ रही हैं तो वो फटाफट जाके टाइपराइटर के सामने बैठ जाती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि यार वो तो प्रैक्टिस कर रही है टाइपिंग की, ठीक है। Okay, so as though it held her spellbound, her mother is not her usual self. She a little different and changed with a look that is grim and helpless, a little absurd. Laura senses it and become nervous. Laura थोड़ी सी nervous हो जाती है। Intense drama came, ठीक है, बिटवीन लॉरा एंड हर मदर। बहुत ही फिर एक चीज़ पता चलती है उसकी मदर को कि कैसे उसकी DAR मीटिंग रही, ठीक है। जो कॉलेजेस में मीटिंग होती है तो उसने बोला कि जो मैं DAR मीटिंग में गई थी, DAR दीज बोथ टुगेदर, आप इसे मत लिखना D.A.R जिसको हम लोग नॉर्मली एक स्पेसिंग देकर लिखते हैं वैसे। अमांडा आंसर दैट शी डिडंट गो टू दिस मीटिंग। तो लॉरा सरप्राइज एंड वांटेड टू नो व्हाई। तो देखो अमांडा कहती है कि मैं तो अमांडा आंसर करती है कि जो DAR मीटिंग थी उसमें तो मैं गई ही नहीं। और लॉरा बहुत सरप्राइज हो जाती है और जानना चाहती है कि आखिर क्यों नहीं गई। सो अमांडा इज ट्राइंग टू फाइंड अ प्रॉपर ओपनिंग टू ब्रिंग आउट अ वेरी टची एंड स्लाइटली डिसकंसर्निंग टॉपिक। आई एम जस्ट bewildered by life, she says. The screen image shows swarm of typewriters. Amanda says that she stopped off at Rubicam's business college and found out. तो बेसिकली अमांडा अब कहती है उससे कि तुमने क्यों कॉलेज जाना छोड़ दिया है। मुझे पता चला लॉरा दैट यू हैवंट विजिटेड द कॉलेज जिसमें तुम्हारा एडमिशन कराया गया, उसमें तुम आज तक कभी गई ही नहीं। द एक्सपोजर कम एज शॉक टू अमांडा। अमांडा को ये सब सुन के बहुत ही शॉक लगता है कि बाप रे,
वो बहुत अशेम फील करती है, उसको शर्म आ रही होती है और वो कहती है कि आई वॉन्टेड टू फाइंड अ होल इन द ग्राउंड एंड हाइड माई सेल्फ इन इट फॉर एवर। वो कहती है कि मन तो कर रहा है कि एक गड्ढे में जाऊं और अपने आप को पूरी छुपा लूं और कभी हमेशा के लिए छुपा लूं। यानी जैसे नहीं कहते कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अब किसी को ये नहीं बोलते यार जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो उसकी मदर कहती है कि ये सबसे उसको बहुत शर्म आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं गड्ढा खोदूं और इसी में अपने आप को छुपा लूं, मतलब उसको इतनी शर्म आ रही है। I wanted, okay, and she wanted to know where Laura has been going when she said, तो वो पूछती है फिर कि अच्छा जब तुम उस कॉलेज जा ही नहीं रही थी तो तुम उतने टाइम तक कहाँ थी। उसकी मदर पूछती है कि तुम कहाँ थी उतने टाइम तक, ठीक है। तो लॉरा उसको बताती है देखो कि शी हैज़ जस्ट बीन गोइंग ऑन वॉकिंग। वो लॉरा कहती है कि देखो मैं कॉलेज के टाइम पे जो निकलती थी मैं बस वॉकिंग करने के लिए चली जाती थी। अमांडा कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव नहीं हो रहा है कि एक लड़की अपने घर से झूठ बोलकर बाहर बस ऐसे ही 7:30 to 5 बस घूमने के लिए जा रही है, वो भी बिना किसी रीजन के, एमलेसली। तो कहती है कि तुम एमलेसली बिना किसी रीजन के बस घूमने के लिए चली जा रही हो तो झूठ है, मैं मान नहीं सकती। तो लॉरा उसको बताती है कि वो पब्लिक पार्क्स को विजिट करती है, जू में जाती है, ठीक है, आर्ट म्यूजियम में चली जाती है, इस तरीके की वो प्लेसेस को वो घूमती रहती है। अमांडा बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है उससे, क्योंकि उसको उसका फ्यूचर जो है ना अंधकार में दिख रहा होता है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए एक तो पहली बात कि उसके लिए कोई जेंटलमैन कॉलर नहीं है, तो उसने उसको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रूबिकॉन जो है कॉलेज में भेजा था, रूबी कैम्प बिजनेस कॉलेज में भेजा था। अब उसमें से भी वो भाग चुकी है, तो अब कहाँ वो क्या होगा उसका। तो इसीलिए वो पूछती भी है कि सो व्हाट वर यू गोइंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, तुम पूरी जिंदगी क्या करोगी, ठीक है। शी आस्क्ड इन डेस्परेशन आफ्टर फर्दर एडिंग, आई नो सो वेल व्हाट बिकम्स ऑफ अनमैरिड वुमेन हु आरंट प्रिपेयर्ड टू ऑक्यूपाई अ पोजीशन। वो कहती है मुझे पता है कैसा लगता है कि जब एक अनमैरिड वुमेन हो और जिसको कोई पोजीशन भी ना मिले। यानी वो बेसिकली बताते हैं कि एक तो तुम अनमैरिड हो, एक तो तुम अनमैरिड रहोगे क्योंकि देयर वाज नो जेंटलमैन कॉलर इन योर लाइफ, और दूसरा तुम्हारे पास कोई पोजीशन ही नहीं रह रहा, यानी तुम कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ में। बेसिकली वो ये बोलती है। In emotionally charged speech, she unfolds the tragic vision of fate and a single woman suffer in the society that can't support him. और थोड़ा वो दुखी हो जाती है कि एक सिंगल मदर है वो, ऑफकोर्स, जो पूरे घर को देख रही है, संभाल रही है और सफ़र भी कर रही है कहीं ना कहीं। तो फिर वो पूछती है कि लॉरा क्या तुम किसी को जानती हो, कोई तुम्हारे लाइफ में कोई लड़का है। तो लॉरा करती है, वो बताती है कि हाँ उसकी लाइफ में एक लड़का था, एक स्मार्ट यंग बॉय था हाई स्कूल में, उसका नाम था जिम, और जिसने एक्ट भी किया था बहुत सारे म्यूजिक्स वगैरह में भी, हु हैड एक्टेड इन एन ओपेरेटा। और वो लड़का उसको जिम उसे ब्लू रोजेस बुलाता था, ठीक है। एंड आफ्टर एन एब्सेंस ही कॉल्ड हर व्हाट वाज द मैटर एंड शी हैज रिप्लाइड दैट शी हैज ब्लू रोजेस, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये बताती है कि वो लड़का उसको ब्लू रोजेस बुलाता था, द नेम गिवन टू हर बाय हिम व्हेन आफ्टर एन एब्सेंस ही आस्क्ड हर व्हाट वाज द मैटर एंड शी रिप्लाइड दैट शी हैज ब्लू रोजेस। अब वो बताती है कि देखो एक लड़का था, जब मैं क्लास 10th में थी हाई स्कूल में, तो एक लड़का था, उसका नाम था जिम। वो जब मुझे जान गया कि मुझे डिजीज है ब्लू रोजेस, तो वो मुझे ब्लू रोजेस बुलाता था, ठीक है, ओके। दैट वाज 6 years ago, और ये 6 साल पुरानी बातें हैं। वो कहती है इट वाज 6 years ago, ठीक है। एंड जिम हैज बीन गोइंग स्टडी विद अ गर्ल कॉल्ड इमाइली मेसन बैग। तो कहती है कि और जो जिम था ना, उसकी लाइफ में एक लड़की थी जिसका नाम था इमाइली मेसन बैग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अमांडा विद अ सिंगल माइंडेड गिफ्ट ऑफ डिसीजन टेल लॉरा टू ट्राई टू गेट हुक्ड ऑन सम मैन विद अ व्यू ऑफ गेटिंग मैरिड टू हिम, ठीक है। वो कहती है कि यार किसी और पे ट्राई करो और मैरिज के पर्पज से ट्राई करना, ठीक है, ओके। और वो रिमाइंड करती है दैट हर मदर इज क्रिपल्ड, ओके। देखो जो लॉरा है, जब अमांडा ये चीज़ बोलती है कि यार तुम किसी और जेंटलमैन से मिलो, ठीक है, और किसी और पे ट्राई करो और शादी के पर्पज से, है ना, किसी और के साथ हुक्ड हो जाओ, तो वो उसे याद दिलाती है अपनी मदर को कि शी इज क्रिपल्ड, क्लब फुटेड एंड टू बी प्रिसाइज। वो बताती है कि मुझे देखो,
मेरे अंदर एक डिफेक्ट है माँ, ठीक है। अमांडा उसको बताती है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हारा ये जो डिफेक्ट है वो कोई नोटिस भी नहीं करेगा, इट इज़ हार्डली नोटिसिएबल, यानी उसे कोई नोटिस नहीं करने वाला है। वो कहती है कि देखो तुम अपने अंदर ना चार्म लेकर आओ, है ना, चार्मिंग लगो, खूबसूरत लगो, प्रिटी लगो, बस तुम अपने डिफेक्ट के बारे में मत सोचो। ये तो तुम्हारा डिफिल्ट है कि तुम एक क्लब फुटेड हो और क्रिपल्ड हो, ये सब कोई नोटिस भी नहीं करेगा, इट इज़ हार्डली नोटिसिएबल, ठीक है। सीन 2 में ये सब एक डिस्कशन होता है एक मदर एंड डॉटर का, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि लॉरा अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता रही होती है कि 6 साल पहले शी हैड अ क्रश ऑन अ बॉय नेम जिम ओकॉनर, बट वो किसी और लड़की के साथ ऑलरेडी होता है इन अ रिलेशनशिप विथ, ठीक। अब सीन 3 समझेंगे, ओके। तो ऑन द स्क्रीन is an inscription after the fiasco and Tom emerged out of his character to address the audience। जैसे कि मैंने बताया टॉम नरेटर भी है, तो वो in the front of the whole stage he explained each and everything। The gentle caller becomes such an obsession with his mother that she concentrates all her energies to the realization of an idea। An evening at home rarely passed without some allusion to this image, this spectre, this hope. Mother was a woman of action as well as word। She began to take logical steps in planning direction, ठीक है। तो देखो अभी भी अमांडा की मदर अपने अंदर से वो चीज़ निकाल नहीं पा रही। उनका पूरा का पूरा प्लान है कि टॉम कैसे भी करके अपनी बहन के लिए कोई तो लड़का खोजे, कोई जेंटलमैन कॉलर खोजे जिससे हम इसकी शादी करा पाए, ठीक है। ओके, अब देखो होता क्या है। टॉम प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर द नेक्स्ट सीन ऑफ अमांडा टेलीफोनिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द होम मेकर्स कंपेनियन। अ सीन नाउ डेवलप बिटवीन अमांडा एंड हर सन, देयर वॉइस राइजिंग एट fitful pitches while Laura looks on with clenched hands and panicky expression। Amanda and Tom scream at each other, so broke sentences appear in the emotional outburst, ठीक है। ओके, अब इस सीन में होता क्या है ना, मैं एक बार रीड करती हूँ फिर आगे बताऊंगी। सो वेयर वाज आई? द आर्ग्यूमेंट इज ओवर D.H. Lawrence book which Tom bring for home and read resented by her mother। She considered it a filthy book, bad for her children morale। The tempers fly dangerously high and Tom tries to leave home but his mother calls back। अब देखो होता क्या है ना, ऐसा सीन 3 में ना लड़ाई दिखाई जाती है टॉम और उसकी मदर अमांडा के बीच में। और ये लड़ाई किस चीज़ की हो रही है पता है? लड़ाई में दोनों एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं। और द रीज़न इज D.H. लॉरेंस की बुक है D.H. लॉरेंस की, जिसको टॉम घर लेकर आया है पढ़ने के लिए। और अमांडा के अकॉर्डिंग जो D.H. लॉरेंस की बुक है वो फिल्दी बुक है, यानी वो अच्छी बुक नहीं है, एक चिल्ड्रन के लायक वो बुक नहीं है, वो लोगों का मोरल ख़राब कर देगी, है ना। वो कहती है कि देखो इससे मोरल वैल्यूज़ बच्चों के लिए बढ़ने के लिए बुक नहीं है, ये बुक ख़राब है और ये तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। अब टॉम और गुस्सा आ जाता है कि मैं खाना खा रहा हूँ तो भी ये टोक रही हैं, अब मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ तो भी टोक रही हैं, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे बुला रही है, सिगरेट पी रहा हूँ उसके लिए बोल रही है। तो टॉम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर अपनी मदर पे चीखने चिल्लाने लगता है, दोनों एक दूसरे से शाउट वाउट कर रहे होते हैं। वो इस सीन में दिखाया गया। चलिए अब मैं आगे पढ़ती हूँ और फिर आप समझिए। The young sentimental man who writes poem in a shoe factory, a job which he feel is crushing his spirit and make him feel trapped। बेसिकली है क्या ना कि जो घर चलाने के लिए टॉम शू फैक्ट्री में काम करता है, जिसमें वो पोइट्री वगैरह लिखता था, कविता वगैरह लिखता था। उसको उसकी जॉब इतनी घटिया लगती थी, ऐसा लगता था कि वो उसकी जो ड्रीम है, उसकी जो स्पिरिट है उसको कुचल रही है और उसको बांध के रखी हुई है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप मान लो ज़िंदगी भर कोई एक ड्रीम का सपना देखे हो और अचानक से उसको छोड़ के आपको कोई ऐसी वैसी जॉब करनी पड़ जाए तो आपको तकलीफ़ होगा कि नहीं, है ना। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं हमेशा से टीचिंग करना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है ये, मैं हमेशा आई एम अ स्टूडेंट इवन, है ना। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ एंड वन डे आई विल बिकम प्रोफेसर ऑल्सो। लेकिन कोई मुझसे ये कहे कि तुम टीचिंग वीचिंग छोड़ दो और तुम कोई ऐसी वैसी जॉब कर लो, मान लो तुम्हें कोई कह दे कि तुम मार्केटिंग वाले एरिया में चली जाओ, तुम HR बन जाओ, इस तरीके का कोई मुझे बोले, कोई कह दे कि पलक तुम बैंकिंग में काम करो, है ना, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तुम सोचो
क्योंकि मैंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है अपनी टीचिंग करियर में। मैं सब कुछ ज़िंदगी भर से मैंने अपने आप को एज ए टीचर इमेजिन किया। तो अचानक से ऑन द स्पॉट अगर कोई मुझे कह दे कि यार तुम तो बैंक में काम करो, टीचिंग वीचिंग मत करो, तो मुझे कितना बुरा फील होगा। तो टॉम हमेशा से एडवेंचरस जर्नी चाहता था। वो चाहता था घूमे फिरे इस तरीके का नौकरी। और वो क्या कर रहा है, एक शू फैक्ट्री में रोज़ वहीं जाना, वहीं पे एकदम ऐसा लगता था उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। कहती हूँ ना कि जब फ्रस्ट्रेशन पता है क्या करता है, जब आपका कोई ड्रीम जो होता है ना अनफुलफिल्ड हो जाता है, जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बचा रह गया, कुछ आप नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है, ये आपको बुरा फील करवाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप। जैसे मान लो किसी ऐसे से मिलना जो मतलब हमेशा से कोई कुछ ड्रीम परस्यू करना चाहता है और नहीं कर पाया, उससे आप बात करके देखना, एक चिड़चिड़ापन सी होगी उसके वॉइस में। आप अगर मान लो आप उससे क्लोज नहीं हो, आप उसे नहीं जानते, तो आपसे वो बहुत रूड होकर बात करेगा। और धीरे धीरे जब आप बात करोगे तो वो बताएगा अपने बारे में कि पता है मैं हमेशा से आईएएस बनना चाहता था, बट मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया, आई गॉट फेल्ड इन द इंटरव्यू एंड थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद एज गैप निकल गई, जनरल कैटेगरी था इसलिए दिक्कत हो गया, बहुत सारी चीज़ें बताएगा। कभी कोई कहेगा कि मैं आईपीएस के लिए किया था, मेरी आंखें खराब हो गई, मैं नहीं कर पाया। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होती है ना, ये फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है बंदे में, ठीक है। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? यस, आई वॉन्ट टू स्पेंड 55 years डाउन देयर। ओके, इसमें बेसिकली वो कहता है यू थिंक आई वॉन्ट टू स्पेंड 55 years डाउन देयर इन एन एलोटेक्स इंटीरियर। वो बहुत ही लेंदी सेंटेंस बोलता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है अपनी माता जी से, और वो कहता है विथ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लुक I'd rather somebody picked up me crowbar and battered out my brains than go back morning. His mother wishes to know why is he late every night, है ना। अब इसमें बेसिकली होता क्या ना, टॉम जो है गुस्से में बता रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसी शू फैक्ट्री में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर अमांडा पूछ लेती है उससे कि तुम हमेशा रात को गायब क्यों रहते हो, तुम यहाँ वहाँ, मतलब तुम पूरी रात गायब कहाँ रहते हो, है ना। मैं ना पता है इसको पढ़ रही थी, ऑल्दो कि ये बहुत ही सीरियस स्टोरी है, बट जब भी मैं इसको पढ़ रही थी ना मुझे बहुत हंसी आ रहा था, सच बता रही हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बट मैं सच में जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ ना, बेचारा टॉम एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है और मुझे बहुत हंसी भी आ रही है जब भी मैं इसे पढ़ रही हूँ। इवन मैं अभी भी पढ़ रही हूँ ना, मैं स्माइल कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। बेसिकली वो इतने गुस्से में होता है, उसकी मदर फिर उससे पूछती है कि यार तुम पूरी रात गायब कहाँ रहते हो, तो टॉम ऐसा जवाब देता है उसको। टॉम कहता है कि हाँ पता है, यू डोंट बिलीव। वो कहती है कि पहले टॉम उससे कहता है मैं ना पूरा टाइम मूवीज़ देखने जाता हूँ, तो फिर वो उससे क्वेश्चन करती है कि पूरी रात पूरा टाइम तो मूवीज़ ही देखते रहते हो, हर दिन तो मूवी देखते हो। तो वो एकदम गुस्से में एकदम चीखने लगता है और वो कहता है कि वो कहता है कि ओके वेयर वाज द लाइन, मैं हंसते हंसते लाइन ही भूल जा रही हूँ। He said that he goes to movies, she doesn't even believe. I don't believe that lie. Then Tom is desperate. He says generally that he goes to all bad places. ठीक है, यहाँ से अब टॉम से बोलता है कि वो हर बुरी जगह जाता है जितना बुरा वो सोच सकती है। यानी वो अपनी मदर को कहता है कि जितना तुम बुरा सोच सकती हो ना, उतनी ही बुरी जगह पे मैं रोज रात को जाता हूँ, बैड प्लेसेस को विजिट करता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि कौन हूँ मैं। तो all great bad places she visits, she can think of her son Amanda's son is wasting his life visiting opium den. He joined the Hogan gang. I am an hired assassin. अब वो कहता है कि पता है मैं एक गुंडा हूँ जो कि मर्डर का काम लेता है। देखो असेसिन का मतलब क्या होता है ना, हायर्ड असेसिन। जैसे जो मर्डरर्स वगैरह होते हैं, जैसे सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता कि हेलो इसको ख़त्म करना है, कर देगा क्या, चलो तेरे अकाउंट में पैसे भेज दूंगी, वो वाला सीन है। वो कहता है कि मैं पता है एक हायर्ड असेसिन हूँ, मैं मर्डरर हूँ, मैं गुंडा हूँ, जो लोग मुझे हायर करते हैं मैं वो करता हूँ। आई कैरी ए टॉमी गन इन अ वायलेंट केस, और पता है मैं ना गन भी लेकर चलता हूँ, लोग मुझे किलर कहते हैं, किलर विंगफील्ड। आई एम लीडिंग अ डबल लाइफ, मैं डबल लाइफ जी रहा हूँ, एक सिंपल ऑनेस्ट वेयर हाउस वर्कर, और रात में हो जाते ही एक डायनेमिक सिजार्स ऑफ अंडरवर्ल्ड।
तो इसको पढ़ने के बाद पता है मैं बहुत हंसी थी कि पहले एक तो ऑलरेडी वो गुस्सा है, ऊपर से अमांडा उससे पूछ लेती है तुम रात दिन कहाँ रहते हो। अब वो बता रहा है कि वो मूवीज देखता है, तब भी उस पर विश्वास नहीं करती। तब वो क्या देता है कि पता है मैं एक डॉन हूँ, मैं रात हो जाते ही मर्डर वगैरह का काम करता हूँ, और लोग पता है मुझे किस नाम से आते हैं, किलर विंगफील्ड के नाम से आते हैं। एंड ही इज शाउटिंग दैट मच, ठीक है। मुझे पता है आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा हंसी आ रहा होगा, अगर आप लोग अच्छे से कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो द स्पीच ऑफ हिज डिवास्टेटिंग डीलिंग डेडली हैमर ब्लो हिज मदर्स हार्ट। ऐसे लग रहा था कि एक हैमर उसकी माँ का दिल एकदम तोड़ के मतलब एकदम कुचल दिया है। शी इज अगास्ट, ही स्विंग्स हिज आर्म इन अ मॉकिंग एक्टिंग फैशन, डैमेजेस द स्लीव ऑफ हिज कोट एंड स्वेप्स लॉरा's ग्लव। उसने अपने आर्म को इस तरीके से स्विंग किया ना, उसने अपने आर्म्स को इस तरीके से झटका कि जो कोट की जो स्लीव्स थी है ना, वो तो उसका फैशन तो डैमेज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो लॉरा ने जो ग्लास मेनाजरी बनाकर रखी हुई थी उस पर भी उसको कोट जाके लग जाता है। एंड उसके बाद जो उसकी एक उसमें से टूट जाता है एनिमल, ठीक है। जो ग्लास की एक एनिमल होती है, जैसे आप मान लो कोई कपड़े लेके ऐसे हवा में उछाल दो और अचानक कहीं पे जाके लग जाए और कुछ चीज़ धड़ाम से गिर जाए, तो वो वाला सीन होता है। फिर लॉरा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बुरा लगता है। टॉम भी उतने गिल्ट में होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन लॉरा कुछ नहीं बोलती है और वो बस कहती है ओह, ठीक है, क्योंकि लॉरा वॉज वेरी साइलेंट पर्सन। फिर वो अपनी माँ को बोल देता है तुम चुड़ैल, ठीक है। अब क्या होता है जब इस तरीके का इवेंट होता है तो टॉम अपीयर टू हैव कॉलिंग हिज मदर यू अगली बबलिंग ओल्ड विच। तो टॉम अपनी मदर को कहता है कि यू अगली बैबलिंग ओल्ड विच, विच का मतलब चुड़ैल। तो ये सुनते ही अमांडा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और बस वो इतना ही कहती है कि मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूँगी जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते, ठीक। टॉम को और लॉरा को उसी रूम में, लिविंग रूम में छोड़ के वो चली जाती है और फिर टॉम अपने घुटनों पे बैठता है और जो जो उसने लॉरा के जो ग्लास एनिमल्स के पीसेस को गिरा कर तोड़ दिया था उन सबको अपने हाथ में कलेक्ट कर रहा होता है। और ये जो सीन 3 है वो ओवर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर मैं बहुत फास्ट हूँ ना तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं ट्राई करूँगी अगली बार से धीरे बोलने का। एंड स्पेशली अगर नहीं हो पा रहा है उस चीज़ को तो आप लोग सिंपली वो जो सेटिंग होती है उसमें जाकर मेरा स्पीड वगैरह सब मैनेज कर लेना, ठीक है। पर मैंने देखा है बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले जब पढ़ते हैं तो 2x स्पीड में पढ़ते हैं। माय गॉड, आई रिमेंबर somebody had commented me just on my YouTube channel कि watching your videos 4 minutes before the examination and I was so surprised कि यार 4 मिनट पहले पढ़ के वाह व्हाट भाई कैलिबर होना चाहिए एग्जाम देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट पहले पढ़ो लेकिन टॉप करो तो तुम चिल करो भाई, चिल चलो। ये बस आपका मूड लाइट करने के लिए आपको मैंने एक कमेंट सेशन का कमेंट पढ़ के सुनाया। अब चलिए सीन 4 डिस्कस करें। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट्स का। यस, सो भी हो गया। 2 मिनट तो नहीं हुआ लेकिन ज़रूरी भी था क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर फास्ट हो जाए, ठीक है। सीन 4 डिस्कस करें स्टूडेंट्स। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, है ना। द scene opens early in the morning when the church bell tolls the hour of 5। तो सुबह के 5 बज रहे होते हैं, जो चर्च की जो बेल होती है वो रिंग करती है ना। टॉम अपने घर को वापस आता है एंड नॉक द डोर एंड स्टील अप इनसाइड टू गो हिज रूम। और फिर वो क्या आता है, डोर नॉक करता है, फिर अपने कमरे में जा रहा होता है। लॉरा कैचेज हिम लुकिंग फॉर डोर की इन हिज पॉकेट बट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर। लॉरा टॉम को देख लेती है, पकड़ लेती है कि वो डोर की जो चाबी है वो खोज रहा है, उसकी पॉकेट में से ड्रॉप हो गया और फ्लोर पे गिर गया है। ही क्राउचेस बट टू बी सरप्राइज बाय हिज सिस्टर हु आस्क हिम वेयर ही हैज बीन। तो क्या है कि लॉरा जो है सुबह के 5 बज रहे होते हैं, टॉम चुपचाप घर को वापस आता है और उसके पॉकेट में क्या होता है, वो ही इज़ लुकिंग फॉर द डोर की, है ना। और जब वो दरवाजे की जो चाबियाँ हैं वो खोज रहा होता है तो लॉरा उसको देख लेती है, ऊपर से वो चाबी जो होती गिर जाती है फ्लोर पे। तो वो सरप्राइज हो जाती है जब उसकी बहन उससे ये सवाल पूछती है वेयर ही हैज़ बीन, तुम कहाँ थे। टॉम कहता है कि वो मूवीज़ देख रहा था। ऑल दिस टाइम टू द मूवीज़। तब अब आज लॉरा उससे बात कर रही है और वो कहती है कि क्या तुम पूरे टाइम मूवी देखते रहते हो।
टॉम उसको रिप्लाई करता है, उसको बताते हैं कि देखो देयर वाज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करता हूँ। मेलवोलियो दी मैजिशियन स्टेज शो, बोलता था कि देखो मैं मैजिक शो देखता हूँ, ऑर्गन सोलो देखता हूँ, अ कलेक्शन ऑफ मिल्क फंड एंड सो ऑन। वो बहुत सारी चीज़ें उसको बताता है कि देखो मैं ये चीज़ें देखता हूँ। टॉम भूल गया था कि दैट ही मस्ट बी क्वाइट टॉकिंग सीरियसली एंड मेकिंग ऑल दोज नॉइज। हिज सिस्टर टेल हिम टू बी क्वाइट फॉर देयर मदर माइट वेक अप। तो सिंपल सी बात है कि सुबह का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा वो बोल रहा होता है, बहुत ही शोर मचा रहा होता है टॉम ये सब बातें करने में। तो उसकी सिस्टर उसको कहती है कि देखो टॉम धीरे बात करो वरना अभी माँ उठ जाएंगी। और फिर ही स्कॉन्स हिज मदर रूटीन कॉल राइज एंड शाइन फॉर ही मस्ट सी दैट ही गोज टू वर्क इन टाइम। बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी अमांडा उठती है, सोकर उठती है, तो वो एक ही कहती है राइज एंड शाइन। तो वो उससे भी चिढ़ता है कि इसकी मदर हमारा ये क्यों बोलती है कि उठो और चमको, राइज एंड शाइन। तो उस पर भी वो रिप्लाई करता है कि आई विल राइज, मैं राइज तो करूँगा बट मैं शाइन नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब टॉम इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, उसको इतनी इरिटेटिंग लग रही है अपनी लाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा है इस घर में। उसको ऐसा लग रहा है ना बंधक बना हुआ है ना। एंड देखो इट इज़ नॉट समथिंग जिसे हम टॉम को हम गलत नहीं बोल सकते, है ना। एक ये एनालिसिस आप लोग देख सकते हो, देखो टॉम भी गलत नहीं है अपनी जगह, अमांडा भी अपनी जगह गलत नहीं है। हालांकि कभी कभार पेरेंट्स के ज़्यादा अटेंशन कह लो या ज़्यादा हर चीज़ पे नहीं होता है कब्जा टाइप की, हाँ ये अगर ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं पेरेंट्स तो बच्चों को पसंद नहीं आता है यूजुअली। बट अमांडा यहाँ पे अपने लिए नहीं है, शी इज़ सेल्फलेस। वो अपने लिए नहीं सोच रही है, वो ये सोच रही है कि उसकी बेटी का क्या होगा अगर टॉम भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर देगा, है ना। टॉम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, उसके लिए एक जेंटलमैन कॉलर खोजना चाहिए। जब वो लॉरा को भी ये बात कहती है कि तुमने क्यों छोड़ दिया वो कॉलेज जब वहाँ में तुम्हें अब तुम इंडिपेंडेंट भी नहीं बन पाओगी, ऊपर से तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का भी नहीं है, तो अमांडा वाज सो टेंस अबाउट इट, क्योंकि अमांडा इज अ सिंगल मदर, उसको पूरी फैमिली देखनी थी। उसकी जो लड़की है वो भी एबनॉर्मल है थोड़ी सी, उसका जो बेटा है वो स्मोकिंग कर रहा है, वो उस तरीके की चीज़ें कर रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसको चुड़ैल तक बोल दिया है। देयर आर सो मैनी थिंग्स ना, सो दैट इज वाई अमांडा वाज सो मतलब अमांडा इज फ्रस्ट्रेटेड इन हर ओन वे। और टॉम का उस पर अलग असर पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम रह गई है। वो भी एडवेंचर करना चाहता था अपने पापा की तरह, बट वो नहीं कर पाया, जिस रीज़न से वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है। उसको एक शू कंपनी में काम मिला है जिसमें जाके वो पोइट्री वगैरह लिखता है, और उसकी मदर उसे हमेशा फोर्स करती रहती थी कि कोई तो जेंटलमैन कॉलर अपनी बहन के लिए लेकर आओ यार, कोई तो मिले। इससे अमांडा से उस बिहेवियर को देखकर टॉम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए अमांडा जो भी कुछ कहती है टॉम उस पर बहुत ओवर रिएक्ट करता है, चीखने चिल्लाने लगता है। कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो जब हम अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन को अपने दिल में ही रखते हैं ना, तो यही होता है। एक बार जब फूटते हैं हम तो एकदम सब कुछ बोल देते हैं जो बहुत हर्ट करता है सामने वाले को। दैट इज द मेन रीजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, चर्च की बेल 6 बजे फिर रिंग करती है, एंड दैट कम्स द एक्सपेक्टेड कॉल्स ऑफ अमांडा, जिसमें वो कहती है राइज एंड शाइन, जिसपे वो रिप्लाई करता है कि मैं राइज तो होऊंगा, शाइन नहीं करूँगा। Since the mother and the son have ceased talking to one another after this last quarrel. अब देखो अमांडा जैसा कही थी कि मैं तुमसे कब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते, तो अभी तक दोनों माँ बेटों में बात नहीं हो रही है। अमांडा लॉरा को भेजती है टॉम को दैट द कॉफी इज रेडी। सो बेसिकली अमांडा कहती है जाओ लॉरा टॉम को बता दो कि उसकी कॉफी रेडी है ना। सो लॉरा उससे कहती है टॉम से कि यार तुम लोग एक दूसरे से पैचअप कर लो, अपने माँ को कह दो कि सॉरी हो तुम, है ना। और वो बोलने लगेंगी, है ना। तो टॉम बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था एंड डिस्कम्फर्ट था ऑफकोर्स। जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये सिचुएशन एक ह्यूमन की सिचुएशन को किस तरीके से कितना कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे आप किसी से लड़ाई करके बैठे हो और फिर अचानक से उसी से आपको बात करना हो नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद, कितना ऑकवर्ड लगता है ना। वही सेम चीज़ टॉम को भी ऐसा फील हो रहा है कि यार अब वो क्या बोले, बहुत ही ऑकवर्ड है। और कुछ टाइम बाद जो है फिर वो क्या देता है कि अमांडा रिमाइंड लॉरा दैट शी हैज़ टू गो टू द शॉप टू प्रोक्योर सम बटर। लॉरा टेल हर ब्रदर टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन पीस मेकिंग। अमांडा इज impatient with Laura and Laura has to make quick dash. She cries out. Tom and Amanda start. Laura assures that she will all right and it has just slipped outside the door.
सो क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस awkwardness, as Tom and Amanda are left alone in the room, are stained air and papal between them, and he reaches for coffee. तो अब टॉम जो आता है कॉफ़ी पीने के लिए, तो वो अपने पीछे की तरफ, मतलब लाइक पीठ की तरफ करके खिड़की को देखने लगती है, क्योंकि वो नाराज़ होती है अपने बेटे से। तो जैसे ही टॉम आता है तो उसकी तरफ नहीं देखती है, वो खिड़की की तरफ मुड़ जाती है और वो अपने हाथ में जो भी कॉफ़ी ली रहती है उसको, उसकी एक जिप लेती है। ओके, तो होता क्या है कि उसके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बज रहा होता है, एव मेरिया। द टॉम बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में अपने आप को पाता है और फिर वो एक कॉफ़ी की जिप लेता है और फिर कहता है कि मदर आई अपोलोजाइज। मदर, वो कहती है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ मम्मी, आई एम सॉरी, इस तरीके से वो कहता है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अमांडा के जो भी इमोशन के जो फ्लड है वो टूट गए हैं, वो एकदम बच्चे की तरह रोने लगती है अमांडा, और वो कहती है आई वरी सो मच, डोंट स्लीप, इट मेक मी नर्वस। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि अमांडा, जैसे कि उसने उसको चुड़ैल बोल दिया था तो उसको बहुत ऑफकोर्स भाई बुरा तो लगेगा ही। और जैसे टॉम ने सॉरी बोला, अमांडा एकदम बच्चे की तरह रोने लगती है और वो कहती है कि मैं इतनी परेशान थी, मुझे इतना बुरा लगा, मैं पूरी रात सो नहीं पाए। दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन हैव बिटवीन द मदर एंड द सन। ठीक है, तो वो फिर कहा, कहती है कि अमांडा ट्राइज टू पुल सम स्पिरिट इन हिज डेमोराइज हर्ट, डोंट फॉल, डोंट फेल, ट्राई एंड यू विल सक्सीड, वाई वुड यू जस्ट फॉल ऑफ नेचुरल इंडोमेंट, बोथ ऑफ माई चिल्ड्रेन दे आर अनयूजुअल चिल्ड्रेन। तो वो अपने से कहती है कि मेरे दोनों बच्चे ही अनयूजुअल हैं, बट शी इज प्राउड ऑफ इट। ठीक है, Tom, don't you think I know it? I am so proud. Amanda tries to reassure Tom and do a deal of relation repairing job. बेसिकली अब इसमें भी अमांडा जब रो रही होती है तो भी उसको वही सेम चीज़ याद आती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंटली अमांडा कहती है, उस डिस्कशन को बीच में लेकर आ जाती है लॉरा के बारे में, है ना। फिर वो मतलब कि वो अभी वो रो रही थी, उसके बाद उसको फिर याद आ जाता है कि यार ये अच्छा मौका है, अब फिर इससे बोलूँगी कि लॉरा के लिए कोई खोज लो। ठीक है, तो वो क्या कहती है पता है, कहती है कि लॉरा इज़ अ क्वाइट टाइप, ब्रूडिंग सॉर्ट हु डजंट ईजली रिवील हर इमोशन, बट अमांडा हैज़ एन आइडिया दैट लॉरा नोज द टॉम इज़ नॉट हैप्पी देयर। फिर वो कहती है कि लॉरा बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की है, बट अमांडा को पता है कि लॉरा को मालूम है कि टॉम जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टॉम बिहेव कर रहा है टेल्स दैट ही फील क्रैम्ड हियर एंड योर एम्बिशंस फील सफोकेटेड। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस तरीके से जो बिहेव कर रहे हो, वो तुम्हारी जो एम्बिशंस है वो यहाँ पे सफोकेटेड हो रही है, उसका ऐसा लग रहा है कि गला दबाया जा रहा है ना, घुट रहा है वो। अमांडा इज रिमाइंडेड ऑफ सिमिलर डिफिकल्टीज विच टॉम फादर फेस्ड। और वो कहती हुई अपने टॉम के फादर को उसकी सिमिलैरिटीज़ को बताती है, सिमिलर डिफ़िकल्टीज़ बताती है कि कैसे टॉम के जो फादर थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की, उसके जो ड्रीम्स थे वो फ्लटर्ड हेल्पलेसली, वो भी ऐसा ही फील कर रहे थे कि कितने ज़्यादा हेल्पलेस हैं, और वो फाइनली हम लोगों से बहुत दूर चले गए इन सब चीज़ों से छोड़ के एस्केप करने के लिए। तो वो कह रही है कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो टॉम भी यही कहता है कि मेरे दिल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता माँ। और वो क्या कहता है, ही अपील्स दैट कि प्लीज़ मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, बट शी वांटेड टू, और वो कहती है कि मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, बट शी वांट टू नो वेयर डज ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेट सो नाइट। ठीक है, फिर वो इसी से ये पूछती है कि लेकिन मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि तुम रात भर करते क्या हो। और फिर वो वही सेम चीज़ बोलता है, ही गोज टू मूवीज एंड बीइंग आस्क्ड व्हाई ही रिप्लाइड दैट बिकॉज ही लाइक्स एडवेंचर। फिर वो कहती है कि तुम दिन भर मूवी देखने जाते हो, तो क्यों जाते हो? तो वो कहती है कि इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे एडवेंचर पसंद है। एडवेंचर इज समथिंग आई डोंट हैव मच ऑफ इट एंड सो आई गो टू मूवीज। वो कहती है कि एडवेंचर के लिए ही मैं चला जाता हूँ मूवी देखने, और एडवेंचर मेरी लाइफ में नहीं है, मेरे वर्क में नहीं है, तो मैं मूवीज देखने के लिए चला जाता हूँ। ठीक है, वो उस चीज़ का रिप्लाई देता है फाइनली। He has to go to the office and he is in hurry, but his mother wishes to talk to him about Laura. तो उसको ऑफिस जाना होता है, वो जल्दीबाजी में होता है, फिर भी वो उसे याद दिला देती है कि लॉरा के बारे में सोच लेना, है ना। दिस स्क्रीन डिस्प्लेस प्लान एंड प्रोविजन। ओके, Amanda tell him that he must feel worried about his sister who is 2 years older than him.
सो लॉरा इज 2 years ओल्डर, टॉम से 2 साल बड़ी है वो. Okay. Get settled with a home, so she'll be received of a one terrible tension. Now all she's fooled with those pieces of glass and play whose horn out record. What kind of life is that for a girl to lead? वो कहती है कि ये क्या, तुमसे तुम्हारी जो सिस्टर है वो 2 साल बड़ी है, and was very disinclined to be social. वो सोशलाइजेशन भी नहीं करती है, वो बस चाहती है कि लॉरा को कोई अच्छा लड़का मिल जाए, सेटल हो जाए, ठीक है, और उसकी एक टेंशन दूर हो जाए. Now all she does is fool with all those pieces of glass. और उसको जो ग्लास मेनाजरी जिसको 24 घंटे वो सजाती रहती है, साफ सफाई करती है, इससे कहती है कि ये कैसी जॉब है जो वो परफॉर्म कर रही, वो क्या करे, इस तरीके की लाइफ एक लड़की लीड करेगी. She says that she put Laura in a business college to make her independent life. What is expected of, हाँ, तो वो बेसिकली अब टॉम को बताने लगती है कि पता है मैंने उसको रूबी कैंप बिजनेस कॉलेज में एडमिशन कराया था जिसमें से ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके. तो टॉम को समझ में ही नहीं आता है कि ये उससे क्यों ये सब बता रही है. तो उसकी मदर कहती है कि अपनी सेल्फिशनेस को ओवरकम करो, जो तुम सेल्फिश हो उसको ओवरकम करो और एक डिसेंट गाय खोज के लेकर आओ, है ना. फाइंड आउट दैट क्लीन लिविंग डजंट ड्रिंक. वो कहती है कि कुछ ऐसा अच्छा लड़का खोज के लेकर आओ जो ड्रिंक भी ना करता हो अपनी सिस्टर के लिए. टॉम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि यार अभी मैंने इसको सॉरी बोला, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अब ये फिर यही चालू कर दी. फिर इरिटेट हो जाता है टॉम, ठीक है, वो बहुत इरिटेट और प्रेशराइज फील करता है. ही एग्रीज रशिंग आउट ऑन द वे टू हिज ऑफिस ऑन द स्टेज द कवर ऑफ द ग्लैमरस मैगजीन. ओके, अब उसके बाद वो इरिटेट तो हो ही जाता है लेकिन वो जल्दीबाजी में होता है निकलने के लिए, तो उससे कहता है हाँ ठीक है मैं लेकर आऊँगा. समझ आ रहा है. एंड द प्ले, मतलब द प्ले ऑफ द सीन 4 ओवर्स, ठीक है. अब सीन 5 पे चलते हैं. देखो सीन 5 में होता क्या है कि द सीन डिस्प्लेज द सिंगल वर्ड एनुंसिएशन विद द लाइट रिवील्स द स्टेज. अमांडा, लॉरा एंड टॉम वर ऑन द डाइनिंग टेबल. द मील जस्ट फिनिश्ड ऑन अ स्प्रिंग इवनिंग. स्प्रिंग इवनिंग का टाइम था, डिनर खत्म हो चुका था. अमांडा और लॉरा आर क्लीनिंग द प्लेट्स, ठीक है, जिसपे क्या होता है, which describes the table crosses over the fire escape. The two women are described as pale and silent. Modes and their movements are ritual dance. तो बेसिकली वो लोग बर्तन साफ कर रहे होते हैं और अमांडा टॉम से पूछती है कि देखो टॉम, तुम अपने फादर की तरह कंघी किया करो बाल, है ना. The only way she would like him to emulate his father. The sparks fly up against between them. टॉम फिर से इरिटेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है जब वो सुनता है कि उसकी मदर कह रही है कि तुम पता है अपने बाल अपने पापा की तरह कंघी किया करो. फिर वो इरिटेट हो जाता है और न्यूज़पेपर को फेंक देता है ना. थ्रोज डाउन द न्यूज़पेपर विच ही हैड पिक्ड टू रीड एंड इन एम्पैथेटिक मूवमेंट राइजेस आउट टू गो टू स्कूल. और वो जब सुनता है कि उसकी मदर कह रही है कि तुम पता है बाल अपने पापा की तरह बनाया करो, फिर वो एकदम गुस्से में आकर न्यूज़पेपर फेंक देता है और स्मोक करने के लिए बाहर निकल जाता है. उसके बाद होता क्या है कि अमांडा कहती है कि तुम्हें पता है ये जो स्मोक कर रही हो उसकी क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें. दैट मनी कुड बी एडिक्वेट टू एडमिट हिम टू वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी. फिर वो कहती है कि मालूम है तुम्हें ये जो तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो स्मोकिंग करने में, उस मनी को यूज़ कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में तुम एडमिट हो सकते हो. द वर्ड्स दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टॉम को उसका कोई असर ही नहीं पड़ता है. वो उठता है और फिर क्या करता है, he refers to the coming war and the great fear it brings with it hurts of all. He refers to the paradise dance hall, the illusion of joy and pleasure to create for everyone, drawing him into her it madly. The reference to the panic that sees everyone to make an escape from their reality. फिर ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. But here there was only hot swing, music and liquor, dance, bars and movies, and sex that hung in the gloom like a candelier and flooded the world with brief, deceptive rainbow. All the world was waiting for bombardment. टॉम अपनी मदर को बताता है कि उसने एक जेंटलमैन खोज लिया है लॉरा के लिए, वो ड्रिंक भी नहीं करता. तो जेंटलमैन कॉलर दैट क्रिएट्स म्यूजिक एंड जॉय इन अमांडा. वो इतनी खुश हो जाती है ये सुन के कि क्या, अ जेंटलमैन कॉलर. उसको ऐसा लगता है कि अब उसके ड्रीम जो भी सपने हैं वो फुलफिल हो जाएंगे और
वो सपने में ही सोचने लगती है कि जेंटलमैन कॉलर विद बॉक्वेट, यानी कि एक गुलदस्ते के साथ एक कॉलर। अमांडा कहती है वेल 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 दैट्स लवली, ही इज कमिंग टुमारो। हर माइंड इमीडिएटली सेट द मेकिंग प्रिपरेशन फॉर फेस लिफ्टिंग ऑफ हिज हाउस सिल्वर टू पॉलिश। अब देखो उसमें होता क्या है ना, अमांडा जैसी ही सुनती है वो एकदम प्लानिंग बनाने लगती है कि वाह जेंटलमैन कॉलर। अब वो दिमाग में अपने दुनिया भर की कहानी बनाने लगती है कि अब फाइनली उसकी विश पूरी हो जाने वाली है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि अब वो अपने घर को, अब जैसे कोई आता है तो अपने घर साफ करते हो, वही वो करती है कि सिल्वर टू बी पॉलिश्ड, मोनोग्राम टेबल लाइन टू बी लॉन्डर्ड, विंडो टू बी वॉश्ड, फ्रेश कर्टेन टू बी पुट। अब वो कहती है कि अच्छे अच्छे पर्दे लगा दो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। फिर अमांडा इज अनस्टॉपेबल, वो कहती है कि उसका नाम क्या है, तो कहती है ओ कॉनर। टॉम रिप्लाई करता है, वो इन्फॉर्म करता है कि वो उसी के साथ काम करता है वेयर हाउस में और वो ड्रिंक भी नहीं करता। अमांडा इज प्लीज टू हियर दैट, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि बॉय जो ड्रिंक भी नहीं करता है उसकी डॉटर के एकदम परफेक्ट है। वो दुनिया भर की अपने दिमाग में ही प्लानिंग प्लॉटिंग चालू कर देती है एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जिम ओकॉनर के बारे में जानना चाहती है, सैलरी कितना कमाता है, फैमिली स्टेटस क्या है उसका, सब कुछ जानना चाहती है। टॉम उसको वार्न करता है कि उसको देखो ये एक फैमिली मैन नहीं है, एवरी यंग मैन इंट्रोड्यूस टू अ यंग गर्ल डज नॉट नेसेसरी मैरी हर। अब वो उसे समझाता है कि देखो जो लड़का आ रहा है वो एक फैमिली मैन नहीं है, पहली चीज़, और दूसरा जो भी उससे मिलने के लिए आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो उससे शादी ही करेगा, तो अपने दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें बनाना बंद करे। लेकिन अमांडा अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लेती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि टॉम क्या बोल रहा है, उसको बस मज़ा आता है कि वाह फाइनली उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। और फिर वो उसके बारे में जानती है और बताता है कि ओ कॉनर ऑल्सो गोज टू नाइट स्कूल टू स्टडी रेडियो इंजीनियरिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। शी इज ओवरजॉयड एट हिज विजन ऑफ विजिटर डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव हिज चांस ऑफ द वर्ल्ड। She is sure that he see our Laura, how lovely and pretty she is. He'll have every reason to thank his stars that he has been invited for dinner. अब वो कहती है कि पता है वो बहुत खुश होगा और जान के कि हमारी लॉरा को वो ज़रूर देखेगा और कहेगा कितनी लवली और प्रिटी है वो, और वो अपने तारों को, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि ग्रह मंडल हमारे तो ग्रह अच्छे चल रहे हैं, तो कहते हैं कि तारों को वो थैंक्स बोलेगा, है ना। अब तारों आसमान में चमकने वाला तारा नहीं है दोस्तों, स्टार्स यानी कि आपकी जो किस्मत के जो तारे नहीं होते हैं कि कैसा चल रहा है, शनि कैसा चल रहा है, शुक्र कैसा चल रहा है ना, मंगल पर्वत पे क्या चल रहा है, दुनिया भर की जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो इसमें आएगी, है ना। टॉम ट्राइज टू कन्विंस हिज मदर दैट शी शुड नॉट पिन टू मच होप ऑन द फर्स्ट विजिट बाय एन अननोन जिम कॉर्नर। वो कहती है कि देखो इतना ज़्यादा होप मत पालो, वो भी किसी अजनबी के लिए जो कि पहली बार बस डिनर करने के लिए आ रहा है, इवन उसको कुछ पता भी नहीं है कि मैं उसे किस लिए बुलाया हूँ, अनअवेयर ऑफ हिज मोटिव्स, और वो हार्डली लॉरा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो प्लीज़ प्लानिंग मत करो। लेकिन लॉरा को मतलब अमांडा को सुनने वाली नहीं है, वो एकदम आइडियाज़ और उसके ड्रीम्स उसके दिमाग में ऐसा घूम रहे हैं, और वो क्या कहती है, लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर लॉरा मेक अ विश। और उसके बाद वो लॉरा को कहती है कि लॉरा अपने लेफ्ट शोल्डर की तरह देखो और एक विश मांगो। ये बेसिकली एक तरीके से जैसे नहीं बोलते कि अच्छा जब मैं बहुत छोटी थी तो कोई कोई ये कहता था ना, पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, जब मैं छोटी थी तो किसी ने कहा था कि जब आंखों की पलके जब गिर जाए चीक्स पे या कहीं भी ना, तो उसको उठाओ और अपने हथेली पे रखो, I mean, जो आपका रहता है अपर साइड, उसको लेके विश मांगो और उसको उड़ा दो आसमान में, तो वो विश पूरी हो जाती है। अब पता नहीं ये क्या सच है क्या नहीं, मैं भी भोंदू थी, छोटी बच्ची की तरह उसको भी करती थी और मुझे खुद भी नहीं पता। तो अमांडा भी उससे लॉरा से यही कहती है कि लॉरा फटाफट अपने लेफ्ट शोल्डर को देखो और विश मांग लो, ठीक है। तो ये सीन 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बहुत क्लोज है जब ये स्टोरी ओवर होने वाली है और फिर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगी। सीन 6 में क्या होता है, स्क्रीन शोज द राइटिंग द हाई स्कूल हीरो टॉम एड्रेस द साइलेंस इंट्रोड्यूसिंग। अब टॉम नरेटर का रोल कर रहा है, तो अब वो बता रहा है कि जिसको उसने इनवाइट किया है डिनर पे उसका नाम है जिम ओकॉनर, जो कि लॉरा के साथ ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ रखा है उसने। हीरो है वो हाई स्कूल का, ट्रिमेंडियस इंग्लिश गुड नेचर, आयरिश गुड नेचर, वाइटलिटी विथ स्क्रब्ड एंड पॉलिश लुक ऑफ वाइट चिनावेयर।
तो ये बेसिकली बता रहा है कि पता है वो एक पॉपुलर बेसबॉल प्लेयर है, कैप्टन है ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी, प्रेसिडेंट है ऑफ सीनियर क्लास, एंड ही वाज अ लीडिंग सिंगर. He was a leading singer in the annual function also. He apparently showed great promise with his fast growth and progress in all field. वो उसके बारे में बताता है कि पता है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, उसने क्या क्या कर रखा है, और he is famous in all field. But he ended up after graduation being no better than clerk. और अब वो क्लर्क का काम कर रहा है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया. In the warehouse, O'Connor became friendly with Tom and soon discovered that Tom used to slip unseen into secretive places to scribble poem. और फिर जिम ओकॉनर जो है टॉम के साथ फ्रेंडली हो जाता है. उसको जब पता चलता है कि टॉम यूज्ड टू स्लिप अनसीन इनटू सीक्रेटिव प्लेसेस टू स्क्रिबल पोएम, और वो क्या करता है, टॉम जो है वो पोइट्री लिखता है. जो जिम ओकॉनर को पता चलता है कि देखो टॉम के साथ वो फ्रेंडली हो जाता है जब वो जानता है कि अरे ये तो टॉम चुपके चुपके काम करते करते उसने पोएम्स वगैरह भी स्क्रिबल करता है उसी के ऊपर, ठीक है, सीक्रेट प्लेसेस पे वो स्क्रिबल करता है. तो उसको ह्यूमरसली वो कहता है टॉम शेक्सपियर, ठीक है. तो वो टॉम को शेक्सपियर की तरह बोलता है कि यू आर अ टॉम शेक्सपियर. ओके, ठीक है. तो अब क्या है, सीन होता है विद द लाइट फेडिंग आउट एंड कमिंग अप अगेन. द स्टेज अरेंजमेंट, विंगफील्ड का लिविंग रूम दिखाया जाता है. अ डेलिकेट लेमनरी लाइट. टाइम इज़ 5 ऑन फ्राइडे इवनिंग. 5 o'clock हो रहा है. फ्राइडे इवनिंग की बात है जब वो आने वाला है. लेट स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो और आप कान बंद करके रखे और फिर ठीक है चलने दो इनका वीडियो, ऐसा नहीं ना. लेट स्प्रिंग का टाइम है. अमांडा हैज़ वर्क हार्ड like a Turk in the preparation for a gentleman caller. She has brought a complete change in the house. उसने पूरे घर को ही बदल दिया है. अमांडा बहुत मेहनत की है. Laura is seen standing in the middle of the room while Amanda is setting her clothes. Laura's appearance has changed too. She looked more delicate and pretty, like a piece of translucent glass touched by light. Laura भी अमांडा अपने क्लोथ्स वगैरह को पहनी हुई है. लॉरा का अपीयरेंस भी चेंज हो गया है. ऐसी लॉरा बहुत ही प्रिटी लग रही है जैसा कि कोई ट्रांसलूसेंट ग्लास है जिसको लाइट टच कर रही है उसके बाद, ठीक है. रेडिएंट बट नॉट एक्चुअल लास्टिंग. अमांडा देखो, अमांडा आस्क व्हाई शी इज ट्रेवलिंग, क्यों तुम डर रही हो. अमांडा पूछती कि लॉरा तुम क्यों इतना डर रही हो. लॉरा बोलती है, अब वो उसको बताती है कि देखो, अमांडा से शी कैन नॉट अंडरस्टैंड हर, शी इज ओनली ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर हर बिकॉज शी कैन नॉट होप टू अचीव एनीथिंग बाय जस्ट सिटिंग. अमांडा कहती है कि तुम क्यों इतना डर रही हो. वो कहती है कि माँ ये सब करना इतना मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है. तो अमांडा कहती है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए इमेजिन होप कर सकती हूँ, लेकिन बैठे बैठे तो ये सब नहीं कर सकती ना मैं, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. ओके, तो उसने बोला कि ऑल प्रिटी गर्ल्स आर ट्रैप, अ प्रिटी ट्रैप एंड अ मैन एक्सपेक्टेड देम टू बी. अमांडा कहती है कि हर लड़की क्या एक प्रिटी ट्रैप है और मैन भी चाहते हैं कि ऐसी ही हो. A light wind sorrowful blows through the room and Amanda enthusiastically assures her daughter's side that she is going to make a particular spectacular appearance. She delivers a substantial speech mentioned that Mr. O'Connor. Laura started at the name and music becomes ominous. She learned that it was the time same Jim O'Connor used to go to school. Laura decided that the same she will not appear. Amanda is amazed. What sorts of nonsense is this? ठीक है. अब इस पूरी लाइन में होता क्या है ना, ये जो कन्वर्सेशन माँ बेटी के बीच में चल रही थी उसके बाद इसको पता चलता है कि जो लड़का है उसका नाम है जिम ओकॉनर और ये वही लड़का है जो उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ रखा था. और वो डिसाइड करती है कि अगर वो वही लड़का है तो मैं उसके सामने नहीं आने वाली. फिर अमांडा को गुस्सा आ जाता है. वो कहती है व्हाट नॉनसेंस इज दिस. हाँ, इतना सारा मेहनत करने के बाद तुम कह रही हो तुम आओगी नहीं. तो अपनी माँ को बताती है कि ये वही जिम ओकॉनर है जिसको वो एडमायर करती थी, जिसके ऊपर उसका क्रश था. फिर जैसे ही बेल रिंग करती है तो लॉरा एकदम घबरा जाती है. अमांडा कहती है कि जाओ डोर ओपन करो. लॉरा मना करके अपने रूम में चली जाती है. तो डोर कौन ओपन करता है? अमांडा ओपन करती है, ठीक है. अमांडा इज इक्वली डिटरमाइंड टू हैव ओपन टू हर. और फिर वो जाती है, ओपन करती है डोर. टॉम इंट्रोड्यूस करता है जिम को. जिम सरप्राइज हो जाता है. से ही डिडंट नो दैट टॉम इज अ सिस्टर. जिम सी लॉरा ill-concealed nervousness and commented that it's unusual to meet a shy girl nowadays.
और फिर वो टॉम जब लॉरा के ऊपर नज़र डालता है तो वो कहता है कि तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई बहन भी है। उसके बाद फिर वो कहता है कि आज के ज़माने में नर्वस लड़कियों को देखना सो मतलब अनयूजुअल, क्यों आज के ज़माने में कोई ऐसी शाई टाइप की गर्ल दिखती ही नहीं है। ओके, तो जिम टेल दैट ही इज़ प्लानिंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, और फिर यहाँ पे बताया जाता है कि वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए प्लान कर रहा है और उसने पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज में भी ज्वाइन कर रखा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स वो अपने बारे में बताता है। आई टेल यू इट्स डन अ हिलुएट लॉट फॉर मी, जिम कहता है ही एम टू केम अप ऑन द सोशल लेवल। टॉम कन्फाइन करता है जिम को दैट ही हैज प्रोक्यूर्ड मर्चेंट मैरीन पेपर्स दैट ही इनेबल अस टू सेल द वाटर। जिम इज क्यूरियस, मूव वेयर। अब देखो इसमें होता क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिम एंड टॉम बात कर रहे होते हैं तो टॉम उसको बताता है कि पता है मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब वो कहता है कहाँ, तो टॉम आंसर करता है जैसे कि मेरे पापा जो है यहाँ से जा चुके हैं, मूव कर चुके हैं, मैं भी मूव करने वाला हूँ। बट ही इज कॉशियस टॉम दैट हिज मदर डज नॉट नो अबाउट दैट प्लान। अब वो जिम को बताता है कि पता है मैं भी, जैसे मेरे पिताजी यहाँ से खिसक चुके हैं ना, मैं भी निकलने वाला हूँ यहाँ से बहुत जल्द। तो वो कहता है कहाँ, तो वो कहता है कि अभी मेरी मदर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैं कहीं जाने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, जिम बहुत ही सरप्राइज हो जाता है ये सुन के। फिर जब अंदर वो आता है तो अमांडा के ऊपर उसकी नज़र होती है जिसने एक ग्लिटरी ड्रेस पहन रखी होती है। तो उसमें अमांडा एक लड़की की तरह लग रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा तैयार व्यार होती है और जिम उसको देख के थोड़ा सरप्राइज भी होता है। वो कहती है कि सपर रेडी है, बट लॉरा दिखी नहीं। टॉम कहता है कि देखो लॉरा अच्छा फील नहीं कर रही है, तो उसने कहा है कि वो अपने घर पे ही रहे, तो वो टेबल में ना आए तो ये अच्छा है। अमांडा उसको बोलती है कि नहीं, अपने डॉटर को तो मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो लॉरा को बुलाती है। लॉरा आती है, बहुत ही फेंटेड रहती है, डर रही होती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, वो स्टेयर कर रही होती है और ये डर दिखा रहा होता है लॉरा का, क्योंकि शी वॉज वेरी शाय। ऊपर से आप 6 साल बाद किसी ऐसे बंदे को खड़ा करें जिसके ऊपर उसका कभी क्रश था, बट ही नेवर नोटिस हर। उसके पास उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो एकदम उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। द लास्ट लाइन इज outside summer dawn gets up, there is a collapse of thunder, air is heavy and one can hear rain. Amanda storm to say grace। तो बेसिकली बारिश का टाइम हो रहा होता है। वो सीन नंबर 6 में लास्ट में दिखा रहा होता है कि बिजली चमक रही होती है, बारिश का सीन होता है। अब देखो सीन 7, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी। द डिनर इज ओवर, लॉरा इज सिटिंग ऑन द सोफा। अब देखो डिनर विनर हो चुका है, वो सोफा पे बैठी हुई है और क्या कर रही है, वो अभी भी उसकी आंखें फाड़ रही है, मतलब उसकी आंखें वाइड हैं और बहुत ही अजीब तरीके से मिस्टीरियसली वो उसको देख रही है। और फिर बहुत ही तेज जो है बारिश की आवाज़ आती है, बट वो सून जो होती है बारिश की आवाज़ धीरे हो जाती है और बारिश रुक जाती है। मून ब्रेकिंग आउट ऑफ क्लाउड्स, मून जो होता है वो क्लाउड्स को फाड़ते हुए निकल रहा है बाहर और ठंडी हवाएं चल रही हैं और पेल ब्लू जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है। जिम एंड अमांडा एक्सचेंज जोक्स, तो जिम अमांडा एक दूसरे से जोक्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे होते हैं। देन टॉम एंड अमांडा गो इनटू द किचन, और फिर टॉम अपनी मदर के साथ किचन में जा रहा होता है कैंडलाब्रम लेने के लिए। तो लॉरा बहुत ही नर्वस हो जाती है क्योंकि इस पूरे कमरे में जिम और लॉरा एक साथ बैठे हुए हैं। फिर जिम आस्क करता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो वो कहती है ओके। हिज वर्ड seduces her attention somehow. He asked her to sit on the floor with the candle set on newspaper to catch his droppings. पता है जिम बहुत ही रिलैक्स है, बहुत ही कैजुअल है लॉरा को कंपेयर करने पे, क्योंकि उसको एक ग्लास ऑफ वाइन भी देनी चाहिए और गम देना चाहा, तो उसने मना कर दिया गम के लिए। ही टॉक्स अबाउट द सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस, और फिर वो बात करने लगा जनरल कि मतलब इस सेंचुरी में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, कैसे डिफरेंट इन्वेंटर्स हुए हैं जो गम के, एंड हाउ हैव मेड अ फॉर्च्यून। उसके बाद वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर ने मुझे बताया कि तुम बहुत शाई हो, इज दैट राइट लॉरा? और लॉरा आंसर करती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ओल्ड फैशन गर्ल हो। वेल आई थिंक दैट्स प्रिटी गुड टाइप टू बी, और अच्छी बात है, ओल्ड फैशन होना भी बुरी बात नहीं है। लॉरा थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है। फिर वो शी रिमाइंड हिम ऑफ ब्यूटिफुल सिंगिंग वॉइस ही हैड, फिर वो बताती है कि कितनी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस है
मतलब फिर लॉरा जो होती है उसको थोड़ा पास्ट का याद दिलाती है जिम को कि मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी ब्यूटीफुल वॉइस है, तुम कितना मतलब लाइक अच्छा गाते थे पहले, और तुमने मुझे एक नाम भी दे रखा था ब्लू रोजेस। फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि माय गॉश यस ब्लू रोजेस। तो वो उसको याद आता है कि अच्छा ये तो लॉरा है जिसको मैंने ब्लू रोजेस बुलाया था। तो धीरे धीरे उसको सब याद आ जाता है। लॉरा उसे बताती है कि उसने उसको पहचान लिया बट तुमने मुझे नहीं पहचाना। व्हेन आई हर्ड योर नेम, मुझे लगा कि तुम ही हो। और वो भी यही कहता है कि यस Jim says you are shy with the people. So Laura tells him that she couldn't talk to him at school because उसकी शाइनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से। बट वो जानती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा गाता है, उसने म्यूजिकल प्रोग्राम्स में पार्ट लिया है, ही वॉज वेरी गुड सिंगर। बट द पेनफुल फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके और उसके बीच में हमेशा आ जाती है। फिर जिम कहता है कि अच्छा तुम्हें लोगों से तुम्हें शर्म आती है, और लॉरा रिप्लाई करती है कि आई ट्राइड आउट, मैंने ट्राई किया इस चीज़ से बाहर होने का बट मैं कभी कर नहीं पाई इस चीज़ को। तो जिम उसमें श्योर करता है कि तुम अकेली नहीं हो जो इस प्रॉब्लम से होके गुजर रही हो, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल जिनको ये शाई है और जिनको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो दे टॉक्स ऑफ प्ले ही हैड एक्टेड इन। फिर वो बताती है कि द टॉर्च में, द पेरेट्स ऑफ पेंजेंस में, इन सारे एक्ट में उसने एक्ट किया हुआ है, जिम ने एक्ट करा है। और लॉरा जो होती है वो धीरे धीरे उसे ये सारी चीज़ें याद दिला रही होती है। फिर वो कहती है Laura easygoing nature is unshackled by his words and she shows his program which she had kept all these years and demands his autograph on it. और जो जो उसने प्रोग्राम्स की जो जो चीज़ें याद रखी होती हैं तो जिम से कहती है कि इसमें अपना ऑटोग्राफ दे दो। She want to know whatever happened with his relationship with the girl Emily. तो वो जानना चाहती है कि जो हाई स्कूल में जो इमाइली थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उसका क्या हुआ। पर टॉम ने टू विच टॉम डज नॉट give much importance. He wishes to know what she has been doing since school, जिस पे जिम ने उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया। ठीक है, फिर उसने बोला कि तुम स्कूल से क्या मतलब he wishes to know she has been doing since school and she tells him the truth that he tells her what was wrong with her. I can sure guess a person's psychology, Laura. जिम कहता है a lack of confidence in yourself as a person. You don't have the proper amount of faith in yourself. A physical defect is what you have hardly noticeable even. जो तुम्हारे अंदर जो फिजिकल डिफेक्ट है ना उसको कोई नोटिस भी हार्डली करेगा। मैग्नीफाइड 1000 ऑफ टाइम्स बाई इमेजिनेशन यू एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसने बोला है, बहुत ही लंबा सेंटेंस है। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सुप्रीम सब में। तो ये जिम बोलता है लॉरा से। ठीक है, फिर शी रेफर्स टू द ग्लास एनिमल्स विच शी टेल हिम शी वैल्यू द मोस्ट। फिर उसको बताती कि देखो ये ग्लास मेनाजरी है मेरा जिसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। तो ही इज़ इंटरेस्ट इन हर वेव्स। ही ऑफर हर टू डांस विथ हिम। फिर उसके बाद जिम उस पर डांस करता है उसके साथ। ठीक है, शाइनेस से वो धीरे धीरे ओवरकम कर रही होती है। और उसने क्या किया, धीरे धीरे जब वो डांस कर रही होती है तो रिलैक्स करने लगती है, एंजॉय करने लगती है। सडनली डांस करते करते जिम से लॉरा का जो फेवरेट उसका जो उसका फेवरेट हॉर्स था, जिसे मैं बोलती हूँ जिसके हॉर्न थे ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यस, यूनिकॉर्न था। उस पर जो उसका जो सामने से जो सींग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं भाई उसको, वो टूट गया। उसके बाद लॉरा कहती है कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। फिर उसके बाद जब जिम को थोड़ा सा बुरा लगता है, अपोलॉजी फील होता है उसको कि यार ये क्या हो गया। जिम इज प्रीटी फ्रैंक एंड बोल्ड नाउ। उसके बाद वो लॉरा उसको कहती है कोई बात नहीं। फिर जिम जो होता है वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है और वो कहता है कि उसकी ब्यूटी की वो तारीफ करने लगता है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी हो। वेल तुम हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो नाइस बनने की कोशिश करता है। बहुत ही इमोशनल सीन होता है, बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। पर फिर क्लाइमेक्स आता है जब जिम किसेस हर। ठीक है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है जब जिम उसे किस करता है तो। और फिर इंटरप्ट हो जाता है ये सीन जब अमांडा की हंसने की आवाज़ आती है किचन से। ठीक है, जिम फिर से कैजुअल और केयरफ्री हो जाता है। तो लॉरा का जो होप होता है वो थोड़ा सा अराइज होता है। उसको अच्छा लगता है कि अच्छा मतलब अब उसे लगता है कि नहीं कोई तो इंटरेस्टेड है उसमें। बट जब सडनली वो उसे बताता है
बट जिम टेल हर हिज फ्यूचर वाइफ इज डिसाइडेड नाउ। जैसे ही लॉरा का होप जो है बढ़ने लगता है, जिम उसको बता देता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ जो है वो डिसाइड हो चुकी है, उसका नाम है बेटी, और मैं उससे मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, बट मैं उससे डिनर पे ले जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक डिनर पे जाने वाले। ये सुन के लॉरा बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती है, वो नम फील करती है, और फिर उसको कहती है कि ये जो हॉर्स है, यूनिकॉर्न है, उसको तुम अपने साथ लेके चले जाओ। द स्क्रीन लाइट अप द डिस्क्रिप्शन। फिर अमांडा तो खुशी खुशी आ रही होती है, एंड जिम टेल्स हर दैट दे वर हैव बीन डिस्कसिंग सीरियस थिंग्स। तो जिम उससे बताता है कि हम बहुत ही सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। अमांडा उसको इग्नोर करती है, और वो क्या कहती है, Tonight I am rejuvenated the gaiety of occasion, Mr. O'Connor, and offers cherries and some lemonade to him। तो आती है वो, जब वो कहता है कि हम कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तभी वो कुछ नहीं कहती, वो इंटर कर जाती है, वो उसको मैरेस्टिनो चेरी और कुछ लेमोनेड वगैरह उसको देती, ऑफर करती है। फिर जिम कहता है कि दैट ही मस्ट नाउ गोइंग टू सरप्राइज अमांडा। शी इमेजिन दैट ही इज इन हरी टू गो टू फैक्ट्री। जब वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो अमांडा सोचती है कि अच्छे से फैक्ट्री जाना है, यंग मैन विच इज एम्बिशियस टुवर्ड्स द वर्क। तो जिम उसे क्लैरिफाई करता है कि वो किसी लड़की के साथ है, और वो जो है कब शादी करने वाला है दोस्तों, वी आर गोइंग टू मैरी सेकेंड संडे ऑफ जून, ठीक है। और बेटी से वो कब कर रहा है, सेकेंड संडे ऑफ जून वो शादी करने जा रहा है। बहुत उसको बुरा फील होता है। सो कहाँ गया, वी आर गोइंग टू मैरिड सेकेंड संडे ऑफ जून। सो उसने सबको गुड बाय बोला और जिम निकल गया। अब अमांडा के जितने ड्रीम होते हैं वो एकदम टूट जाते हैं, और उसे बहुत बुरा होता है। वो टॉम से कहती है कि क्या खूबसूरत वंडरफुल जोक तुमने हमारे साथ खेला, तुमने मेंशन ही नहीं किया कि वो एंगेज है और उसकी शादी होने वाली है। When they are sorting things between then Laura screams out heard and the dance hall music floats in louder. Tom stand on a fire escape. अब क्या करता है, टॉम फायर escape के पास आता है, grabbing the railing lit up by the moon. Emerging from behind the storm cloud, Laura is slumped on the sofa while Amanda makes a comfortable speech. In her tragic stature, Laura appeared to retain her dignity and beauty, a classic picture with her hair hiding her face and left her face to smile at Amanda. तो बेसिकली लॉरा का तो भाई उसको बुरा लगता ही, ऑफ कोर्स जनरल सी बात है, मतलब somebody came, somebody danced, somebody even kissed her, and उसके बाद वो बता रहे कि पता है I am engaged, I am in with somebody else and I can't marry you। सोचो कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये। तो भाई तुम क्यों ही बतिया रहे हो उल्टा सीधा, वाई आर यू सो प्रीटी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, ये चीज़ था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को हाइड कर रही होती है, अपने फेस को, एक स्माइल दिखाती है अमांडा की तरफ। फिर टॉम फाइनल स्पीच डिलीवर करता है। ही डिक्लेयर्स दैट ये सेंट लुइस को छोड़ के जल्द से जल्द जाने वाला है, और ही वॉज फायर्ड फॉर राइटिंग पोएम ऑन द लिड ऑफ शूबॉक्स। और वो कहता है कि मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि मैं जो शू बॉक्स का जो लिड होता है, जो ढक्कन होता था, उस पर पोइट्री लिखता था। सिंस देन, तब से ही, जब से उसे निकाल दिया जा रहा है, वो सिटी टू सिटी यहाँ वहाँ घूम रहा है। और ही पैसेस अलॉन्ग अ नंबर ऑफ लाइटेड शॉप विंडोज, ही हॉन्टेड बाई द मेमोरी ऑफ ट्रेजेडी। और बेसिकली होता क्या है ना, और जब वो बताता है कि मालूम है मुझे ना निकाल दिया गया है जॉब से, क्यों, क्योंकि मैं यूजुअली पोएम लिखता था शूज़ के बॉक्स पे। तो होता क्या है कि तब से ही वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट, सिटी टू सिटी घूम रहा है, एंड ही पासेस अलॉन्ग अ नंबर ऑफ लाइटेड शॉप विंडोज, ही वाज हाउंटेड बाय द मेमोरी ऑफ द ट्रेजेडी वाउंड अप लॉरा। उसको बहुत बुरा फील हो रहा था अपनी बहन के लिए, ठीक है। ही फील्स हर हस्बैंड ऑन हिज शोल्डर, ही फील्स हर हैंड ऑन हिज शोल्डर। और टॉम तो घर छोड़ के जा चुका है, ठीक है, लेकिन जब भी खिड़कियाँ विंडोज़ वगैरह खड़कने की आवाज़ आती थी तो उसको ऐसा लगता था कि लॉरा उसके आसपास है, लॉरा उसके कंधे पर हाथ रखी हुई है, ठीक है। और वो कहता है, ओह लॉरा, लॉरा, आई ट्राई टू हैव यू बिहाइंड मी। मैं तुम्हें अपने पीछे छोड़ के जा चुका था, लेकिन फिर भी आई एम मोर फेथफुल देन आई इंटेंडेड टू बी। तो उसे बहुत बुरा फील होता है अपनी बहन के लिए। देखो
जिम ओकॉनर के बारे में ऑलरेडी वो कुछ नहीं जानता था, उसको लेकर आया था सिर्फ डिनर पे, और वो अपनी मदर से भी कह रखा था कि देखो इतना भी ड्रीम मत पालो, ठीक है। उसके बाद उसको जॉब पे से भी फायर कर दिया गया, और लास्ट का यही सीन होता है कि लॉरा कैंडल्स ब्लोज द कैंडल्स, जब टॉम कहता है ब्लो आउट योर कैंडल्स लॉरा एंड सो गुड बाय, और लॉरा को वो गुड बाय बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। और ये स्टोरी जो होती है ना वो एंड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो टॉम है वो अपनी बहन के साथ कनेक्टेड है, और ये उसको द ग्लास मेनाजरी, उसने एक मेमोरी प्ले जो लिखा है ना वो अपनी सिस्टर को ही डेडिकेट किया, क्योंकि देखो उसका टाइटल क्या है, द ग्लास मेनाजरी, बिकॉज ही लव्स हर सिस्टर, बट क्योंकि उसका जो ड्रीम था वो अनफुलफिल्ड था, वो छोड़ के इसीलिए सबको जा रहा था, बट उसका मेन एम नहीं था कभी भी लॉरा को हर्ट करने का। अभी भी वो कोई भी खिड़की के खड़कने की आवाज़ आती है नॉल, तो उसको ऐसा लगता है कि लॉरा उसके आजू बाजू है, उसके कंधे पे वो हाथ रखी हुई है, एंड ही वॉज मिसिंग इट, है ना, एंड दैट द स्टोरी एंड्स हियर। सो मैंने पूरे 7 सीन्स को डिस्कस करा दिया स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया हो। मे बी आई विल बी वेरी फास्ट, बट बहुत ही मैंने अपने 100% देकर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम, बाय बाय।